सो हे वेलकम दी बैक दी वेलकम एंड आ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग करेंगे बायो हैक का 5th एडिशन और बिल्कुल ही तगड़ा वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बिल्कुल निपटा के रख देंगे। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो 1 घंटा लगभग मुझे लग रहा है अभी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड करना चालू ही किया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी फिल्टर के। एंड सब्सक्राइब टू एडिपोज नीट, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं सिर्फ नो फिल्टर कंटेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, आरएनए मोस्ट फंक्शन एज आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर स्ट्रक्चर और एडेप्टर, तो मैसेंजर की तरह काम करता है। डीएनए इज मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, तो हाँ भाई डीएनए तो मोस्ट अबंडेंट होता ही है। डीएनए इज पॉलीमर, किसका पॉलीमर है भाई? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 5174, देखो इसको कैसे पढ़ा है 5174, यानी 5 से क्या हमको याद हो रहा है 5386, 5386। 5174 इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ वायरस, कौन सा? तो बैक्टीरिया के ऊपर होता है, तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। टोटल बेसिस इन बैक्टीरियोफेज लेमडा, बैक्टीरियोफेज लेमडा के अंदर कितना होता है? 48,502। इसको हिंदी में याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 48,502, ठीक है। उसके बाद डैश हैज़ 4.6 न्यूटन की पावर 6, किस में होता है भाई? ई कोलाई में। देखो डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होगा? अरे जल्दी जल्दी बोलो। 6.6 न्यूटन की पावर 9 नहीं, इंटू में 2 करना होगा, क्योंकि ये हैप्लॉयड कंटेंट का होता है। तो डिप्लॉयड का क्या हो जाएगा? 13.6 न्यूटन की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस, एंड तीसरा है एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, थाइमिन इज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में थाइमिन होता है? नहीं भाई, यूरेसिल होता है। नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 कार्बन और 5 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू डैश लिंकेज। बताइए, अगर न्यूक्लियोटाइड होता है तो वो 1 प्राइम कार्बन पे होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू कौन सा लिंकेज? बताओ जल्दी बोलो कौन सा लिंकेज? तो एन ग्लाइकोसिडिक याद करना है बिल्कुल। नाइट्रोजिनस है और ग्लाइकोसाइड से लिंक होता है, शुगर से लिंक होता है, इसीलिए ग्लाइकोसिडिक, एन और ग्लाइकोसिडिक, ठीक है ना। याद रखना है बिल्कुल सही, शानदार तरीके से। डीऑक्सीथाइमिडीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीऑक्सीथाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो हाँ भाई बिल्कुल होता है, डीऑक्सीथाइमिन होता है। नहीं, फॉल्स, डीऑक्सीथाइमिडीन होता है, डीऑक्सीथाइमिडीन। देखिए स्पेलिंग का फर्क है, मीन थोड़ी ना होगा, थाइमिडीन होता है, थाइमिडीन। थाइमिन एंड यूरेसिल हैव डिफरेंस इन क्या चीज़? CH3 ग्रुप, ठीक है ना। CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से हो जाता है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन ऑफ राइबोस, किसके कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट होता है? तो 2 प्राइम पोजीशन पे होता है, यानी कि इन एवरी आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एडिशनल OH ग्रुप, एडिशनल OH ग्रुप होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर? 2 प्राइम पोजीशन ऑफ राइबोस पे, ठीक है। इन आरएनए डैश इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन के प्रेजेंट पे कौन होता है? अभी बोला मैं, कौन सा? यूरेसिल होता है। थाइमिन का अदर केमिकल नाम क्या है? 5-मिथाइल यूरेसिल, 5-मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, डीएनए सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई किया था? तो फ्रेडरिक मिशर आइडेंटिफाई किया था। इन एसिडिक सब्सटेंस इन ईयर, कौन सा ईयर? 1869, ठीक है। उसका ही नेम्ड डीएनए एज, डीएनए का नाम वो कैसे किया था? तो न्यूक्लियन बोल के, न्यूक्लिन, ठीक है। एक्सरे डिफरेंशिएशन डेटा ऑफ डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने किया था? तो बताओ जल्दी बताओ। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, एकदम याद रखना है, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड इन ईयर, कौन से ईयर में हुआ था? तो 1953 में किए थे। और कौन किए थे भैया? तो वाटसन एंड क्रिक, ये इग्नोर कीजिएगा ये कुत्तों के भौंकने को, ठीक है। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही भाई, 2 स्ट्रैंड, यही तो उसका हॉलमार्क था। जैसे गोल्ड सोना खरीदने जाते हैं तो 22 कैरेट 24 कैरेट देखते हैं ना, वही हॉलमार्क होता है। तो वही हॉलमार्क जो होता है वही तो बेस पेयरिंग है भाई डीएनए में, ठीक है। डैश ऑब्जर्व दैट रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, और ये बताओ कौन? चारगफ का प्रिंसिपल था, चारगफ का। बेसेस आर पेयर्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, बेसेस क्या पेयर्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से? नहीं भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन फॉर्म डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन फॉर्म डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बताओ एडेनिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और गुआनिन कितना बनाता है? तो एडेनिन फॉर्म कितना? 2 A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली डीएनए हेलिक्स इज कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, तो नहीं भैया राइट हैंडेड में करता है, तो हाँ भाई लेफ्ट हैंडेड थोड़ी ना होगा, राइट हैंडेड था। द पिच इज डैश एंड डैश नंबर ऑफ बेसेस आर प्रेजेंट इन ईच टर्न, पिच के पास कितना होता है? तो 3.4 या फिर 34 एंगस्ट्रॉम,
एंड 10 नंबर ऑफ बेस पेयर होता है ईच टर्न के अंदर। एक टर्न अगर घूमता है ऐसे तो उसके अंदर कितना होता है, 10 बेस पेयर होता है और 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और ऐसे ही याद करना है बिल्कुल। और 3.4 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं या फिर 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, द प्लेन ऑफ वन बेस स्टैक ओवर अदर इन ए डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या ये बात सही है? तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर अदर, यानी कि एक के ऊपर एक लगते हैं इन ए डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी करता है, यानी कि ये सब कुछ मिला करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। तो हाँ होता है। डैश इज प्रपोज्ड ऑन सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन किया था? तो फ्रांसिस क्रिक भाई साहब किए थे, फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। नंबर ऑफ बेसेस बिटवीन फर्स्ट एंड 15th बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स और डिस्टेंस बिटवीन देम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो फर्स्ट और 15th बेस पेयर है, तो देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट और 15th बोल रहा है ना, तो भाई फर्स्ट और 15th के बीच में कितना हो जाएगा, 13 बेस पेयर ना, एक इसको छोड़ो एक इसको छोड़ो, बीच में कितना हो जाएगा, 13 को बेस पेयर हो जाएगा, यानी इनटू में 2, क्योंकि डबल हेलिक्स है तो 26 बेस पेयर तो तुम्हारा यहाँ हो गया। और अगर हम लोग को यहाँ पर तुमको डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग को 14 लेना होगा, क्योंकि ये माइनस से 14 होता है। तो 14 इंटू में 3.4 इंटू 10 की पावर में -9, क्योंकि नैनोमीटर है तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो लगभग वही आएगा 4.76 इंटू 10 की पावर -9 के लगभग में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे कट गया है, लेकिन ये क्या पूछना चाहता है, इन हैप्लॉइड कंटेंट पूछना चाहता होगा तो मार दो, मतलब कि इन मैंने कुछ बोलना चाह रहा है कि ये कोई तो क्वेश्चन आया है, जो कि 1 सेकंड में रुक के बताता हूँ। अरे इसका तो मैं ढूंढते रह गया, कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या है इसका, तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 होता है, ठीक है। 2.2 मीटर होता है, याद ही रहना है बिल्कुल। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए का लेंथ कितना होता है भाई, 1.36 होता है, 36 कितना मिलीमीटर ना, हाँ। और उसके बाद देखो, लेंथ ऑफ न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। डीएनए इन न्यूक्लियोइड के अंदर ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। तो हाँ भाई बिल्कुल सही। स्टोन रिच इन अमीनो एसिड, कौन सा किसके, तो आर्जिनिन और लाइसिन, ये सब दोनों क्या होता है, आर्जिन और लाइसिन कैसा होता है, बेसिक होता है, तभी ना वो डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, डीएनए जो हो जाता है वो एसिडिक होता है, और तभी वो दोनों जा करके अपना मस्त गुल्लू गुल्लू करते हैं, ठीक है। बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर मेन चेन्स। तो क्या दोनों अमीनो एसिड का ये करते हैं, तो मेन चेन में थोड़ी ना करते हैं भाई, साइड चेन में करते हैं, साइड चेन, ठीक है। उसका हिस्टोन ऑक्टामर कंटेंट प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर क्या प्रोटीन को कंटेंट करता है, तो हाँ भैया करता है। कौन कौन सा करता है, 2 कॉपी कंटेंट प्रोटीन कौन कौन सा करता है, तो HBA है ना, H2B माने H1A H2B H1A H2B H3 H4 ये सब, ठीक है, ये सब करता है। जैसे यहाँ पे ही होगा ये डंटा जो हो गया ऐसे, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन डायग्राम 1 माने ABCD। अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आ जाओ। ए क्या है, सबसे पहले तो डायग्राम है किस चीज़ का, ये वाला, ये तुम्हारा न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ये क्या है बेचारा, डीएनए है जो कि इसके ऊपर लपेटा हुआ है, और ये है कि हिस्टोन ऑक्टामर है, सी वाला जो है वो हिस्टोन का ऑक्टामर है। और बी वाला क्या है तुम्हारा, ये जो मैं अभी यहाँ पे निकाला, ये जो डंटा बता रहा था मैं, तो ये क्या है, ये H1 हिस्टोन है। H1 हिस्टोन अभी मैं बोला ना, यहाँ पे 4 होता है, तो वही H1 हिस्टोन है ये। फिर डी जो है वही डी जो हो गया, ये क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पूरा कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, क्या होता है न्यूक्लियोसोम, बेसिकली अगर तुम समझो तो निगेटिवली चार्ज डीएनए जो रैप अराउंड होते हैं एक गोल से आकार के अंदर, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसके ऊपर जो लपेटा हुआ होता है इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। टाइप मतलब किसके लिए होता है, न्यूक्लियोसोम जो होता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग बनाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे तुम्हारा डीएनए बनता जाएगा, यहाँ पे बीट्स ऑन स्ट्रिंग करके, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, लेंथ को अपना कितना, इतना 2.2 मीटर का है ना, तो इसको छोटा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स डैश बेस पेयर ऑफ, कितना बेस पेयर, तो 200 बेस पेयर भाई, 200 बेस पेयर याद रखना, पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो, फंक्शन ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल NHC प्रोटीन, इसका काम क्या होता है ये बताओ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका काम है क्या, पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, यानी कि पैकेजिंग कराना, ठीक है। क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क स्टेन, देखो क्या होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है, एक यू क्रोमेटिन होता है। तो यू वाला तुमको देख के अच्छा लग रहा है, यानी कि ये लाइट होगा बेचारा, लूज होगा, अच्छा होगा। और हेट्रो जो है यार ये मिलावटी है तो कैसा होगा, काला सा होगा, डार्क होगा एंड क्या हो जाएगा,
ये मिलावटी है तो ये डार्क होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये टाइट भी होगा, ठीक है, टाइट होगा, ठीक है। उसके बाद लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट कौन, हेट्रो, अभी हेट्रो क्यू यू, ठीक है। और ये डार्क कौन सा है, तो हेट्रो। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो ये क्या एक्टिव होते हैं, तो ये बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं। हेट्रो वाला जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, तो नहीं भाई, ये तो नहीं। यू क्रोमेटिन होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, बेचारा अच्छा है, अच्छा बच्चा एक्टिव रहता है, ठीक है। और ये वाला एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव रहता है, ठीक है। आ जाओ, इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डैश डिड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन किसके ऊपर, बताओ। 24 का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिए और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव डैश कोड, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था उसके ऊपर किस चीज़ का कोड था, तो म्यूकस का, यानी कि पॉलीसेकेराइड का कोड था। लिविंग एस बैक्टीरिया कैन रिकवर्ड फ्रॉम ए सॉल्यूशन वेयर डेड एस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट अर्लियर, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। जो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन वाला याद है, वही चीज़ है। उसमें क्या हुआ था कि माइस को रखे थे, माइस फिर भी मर गया था, जब दोनों को हीट किल करके भी रखे थे ना, तो उसका जो अंदर का मटेरियल था वो आ गया था आर के अंदर, उसके चलते हो गया था। जेनेटिक मटेरियल वाज अर्लियर थ्रू थॉट टू बी आरएनए और प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल पहले क्या सोचा जाता था, पहले सोचा जाता था कि प्रोटीन है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो तो प्रोटीन नहीं, वो आरएनए या फिर डीएनए है। डैश 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 कंक्लूडेड डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल, कौन, तो कौन कौन बताए थे, तो ओसवाल्ड ओवेरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलीन मकार्टी, यही बताए थे, ठीक है। OACMMM, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल कि AMM से याद रखना है भाई, सब में मतलब ऐसा ही लगभग है। ओसवाल्ड ओवेरी हो गया, कोलिन मकार्टी हो गया, मैंने कोलिन मैक्लॉयड हो गया, मतलब मैकलीन मकार्टी हो गया, ठीक है। डैश एंड डैश गिव द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ईयर, 2 बार पूछा है, सिर्फ 23 में नहीं पूछा है अभी, उसके बाद भी पूछा है, ठीक है। कौन बोला था, तो अल्फ्रेड हर्शी जो थे और मार्था चेज जो थे वही दिए थे अनइक्विवोकल प्रूफ, और किस ईयर में, तो 1952 में, 1952 में, ठीक है। हर्शी चेज वेयर यूज्ड विच बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किए थे, हर्शी और चेज, तो हर्शी और चेज यूज़ किए थे ई कोलाई बैक्टीरिया, सबको ई कोलाई ही यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस पार्टिकल को हम लोग बैक्टीरिया से सेपरेट कैसे कर लेते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करा के, ठीक है। वायरल कोड्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरल कोड जो है उसको निकालेंगे कैसे, तो वही ब्लेंडर में डाल देंगे और उसका एजिटेशन करा देंगे, ठीक है। डैश आइसोटोप ऑफ सल्फर एंड डैश आइसोटोप ऑफ फॉस्फेरस वेयर यूज्ड बाय हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, कौन सा, तो हम लोग कौन सा लिए थे, S35 लिए थे और P32 लिए थे, फॉस्फोरस 32, S35 लिए थे। द 3 स्टेप ऑफ हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, 3 गो स्टेप कौन कौन सा था, तो सबसे पहले तो हम लोग ना उसको इन्फेक्ट करा देते थे, फिर हम लोग ब्लेंडिंग करा देते थे ताकि उसके अंदर में जाके उसका मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर उसका हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करा के उसको निकालते थे, ठीक है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्या क्यूबी बैक्टीरियोफेज के पास डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, नहीं भाई, क्यों होगा, आरएनए होगा ना, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है वो, मैंने बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस है, वायरस के अंदर क्या होगा, आरएनए होगा, ज़्यादातर क्या होता है, आरएनए ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग बात कर लेते हैं TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्या टोबैको मोज़ेक वायरस का आरएनए होता है, तो हाँ, प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं वो आरएनए करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्राइटेरिया फॉर ए मॉलिक्यूल विथ एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया रेप्लिकेशन, दूसरा क्राइटेरिया स्टेबल होना चाहिए, यानी कि केमिकली और ये स्ट्रक्चरली वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन होना चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया क्या है कि अपने जो है जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस कर सके अपने टर्म में, ठीक है। एक्सप्रेस करने वाला जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक्सप्रेस कर ले वो किस चीज़ में, मेंडेलियन के कैरेक्टर में, अपना मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। टेल मी द टू डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये वाला छूट गया। स्टेबिलिटी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज एविडेंट फ्रॉम डैश एक्सपेरिमेंट, कौन एक्सपेरिमेंट किया था कि हमको पता चला था, तो ग्रिफिथ साहब जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे हमको पता चला था कि प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। टेल द टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए के बीच का 2 अंतर मुझे क्लियर करो। तो देखो आरएनए डीएनए, पहला तो उसके एक में थाइमिन होता है, एक में यूरेसिल होता है, ये तो सीधी सी बात है। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डीएनए है ना, डीएनए उसके पास 2 प्राइम पे OH ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए वो डीऑक्सी हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड इवॉल्व किया है, तो आरएनए के अराउंड इवॉल्व किया है ना भाई। 2 prime OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable, क्या ये बात सही है, तो हाँ भाई सही है, क्योंकि 2 प्राइम ग्रुप जो है, 2 प्राइम OH जो है वही तो सब कुछ करता है, डीएनए में वो नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल अगर होगा भी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल डू नॉट कन्फर एनी स्टेबिलिटी टू द डीएनए। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं ना भाई, वही तो उसको स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आरएनए म्यूटेट एट स्लोअर रेट। क्या आरएनए स्लोअर रेट पे म्यूटेट करता है? नहीं भाई, किसने कह दिया तुमसे, बिल्कुल फास्टर रेट पे करता है। प्रोटीन वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन था, बताओ। नहीं, कैसे हो जाएगा भाई, जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, आरएनए होगा पहला। डीएनए रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए जो है वो प्रोसेस ऑफ रिपेयर से अपना मतलब रजिस्ट करता है, तो हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है। यानी कि डीएनए रजिस्ट चेंज कोई इसमें होगा तो वो रिपेयरिंग के थ्रू उसको वापस सही कर लेगा, तो ये बात सही है। डीएनए रेप्लिकेटेड कंजर्वेटिवली। क्या कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है? नहीं, नॉन कंजर्वेटिव होता है, याद रखना, बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लिया जाए, ठीक है ना। अरे यार ये तो छोटा सा ही मार्कर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए। अभी हो जाएगा कि ये जो है ना कंजर्वेटिवली वाला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछ सकते हैं, अगर पूछे तो पूछेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाज प्रूव बाय। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को जो है किसने प्रूव किया था भाई, तो बताओ कौन किया था? मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टेल। पूरा नाम मेरे को फ्रैंकलिन, शायद फ्रैंकलिन स्टेल था, और ये मिशेल्सन एंड स्टेल याद रखना ना, कि मिशेल्सन एंड स्टेल जो थे किस साल में किए थे, तो वो साल याद रखना है कि 1958 में, 1958 में। N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। N15 लिए थे, तो फॉल्स क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता ही नहीं है, पहली बात तो N15 रेडियो एक्टिव नहीं होता है, सीधे याद रखना कि सीधे हेवी आइसोटोप ऑफ N, नाइट्रोजन का जो हेवी आइसोटोप होगा वो लेंगे, जरूरी नहीं है कि N15 हो, ठीक है। वो बस लिखने के लिए लिख दिया जाता है कि N14 और N15, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड नॉट बी, मतलब कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन कौन सा ग्रेडियंट, किसके ग्रेडियंट में कर देते हैं, तो हम लोग CSCl, याद रखना है CSCl, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी एकदम याद करके ही रखना है तुमको बढ़िया से एकदम, कि हाँ भाई CSCl वाला जो होता है, एक सेकंड गलत हाईलाइट हो गया, हेवी डीएनए मॉलिक्यूल किस में होता है? CSCl ग्रेडियंट में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ई कोलाई डिवाइडेड इन कितना मिनट लगता है भाई? 20 मिनट लगता है, ठीक है, डिवाइड करने में। 18 मिनट जो होता है उसका इंटरफेज वाला मतलब वो चलता है, और 2 मिनट का एम फेज चलता है। 95% ऑफ टाइम ये सेल साइकिल में लिखा हुआ है। टेलर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन डैश, किस पे? विसिया फाबा पे, यूजिंग, अच्छा टेलर परफॉर्म जो है विसिया फाबा पे किया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाबा बीन्स, ठीक है, जो हम लोग वो एक बीन्स होता है ना, वो जो नहीं खाना चाहता, फली बोलते हैं उसको राजस्थान में, यहाँ पर भी उसको कुछ बोलते हैं, पता नहीं, मेरे को नाम नहीं पता है, कुछ कोई सा फली होता है वो होता है, ठीक है। उसको कैसे किया? तो वो किया कि रेडियो एक्टिव ना थाइमिडीन ले लिया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, मैंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया, किस ईयर में? तो 1958 में। और क्या शो कर दिया कि जो है डीएनए जो है भैया, अपना डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रहा था, ठीक है। आ जाओ, टेलर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू नो वेदर डीएनए रेप्लिकेटेड सेमी कंजर्वेटिवली और नॉट, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। इन ई कोलाई एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली, कितना बेस पेयर पर सेकेंड होना चाहिए ई कोलाई के अंदर, बताओ कितना होना चाहिए? तो 2000, कितना? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है एवरेज रेट। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, यानी महंगा पड़ता है? तो हाँ भाई पड़ता है भाई, बिल्कुल पड़ता है, इसी के लिए तो हम लोग खाना वाना खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। अगर रेप्लिकेशन कराना इतना ही आसान होता तो सबको रेप्लिकेट कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। डैश इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो क्या ये बात सही है? तो कोई मतलब इसका क्या है, कौन जो है जो एडिशन टू एडिशनल, मतलब देखो, डैश इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमराइज कराएंगे तो कौन? तो डीएनए भाई, डीएनए, यानी कि डीएनए नहीं, एक सेकंड सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैं, ये क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, बाईफॉस्फेट नहीं, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एक होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये नहीं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट लिख दूँ क्या? बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स, यही जो होता है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ता है और बाईफॉस्फेट बनाता है, और एक पीआई बाहर निकलता है, यही पीआई जो रहता है ये एनर्जी देता है। द लॉन्ग डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स विथ ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? रेप्लिकेशन फॉर्क भाई, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस अकर्स इन अ टेम्परेट स्टैंड विथ पोलैरिटी, कौन सा पोलैरिटी, किसके पोलैरिटी? 5 से 3 भाई, कहाँ से कहाँ जाता है? 5 से 3। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइंड बाई कौन सा एंजाइम, किस एंजाइम से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं? तो लाइगेज से, सिंपल सा बात है।
डीएनए पॉलीमराइजेशन इनिशिएशन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमराइजेस इनिशिएशन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या ये बात सही है? तो नहीं भाई, रेप्लिकेशन नहीं, इनिशिएट करता है पहले वो आरएनए प्राइमर को, और आरएनए प्राइमर जो है वही क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ना कि डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे आ जाओ। रेप्लिकेशन इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, कहीं भी हो जाएगा क्या रेप्लिकेशन? तो नहीं, सिर्फ ओराई साइट पे हो जाता है। ठीक है ना, कहीं भी नहीं होता है, ओराई साइट पे होता है। देयर इज ए डिफरेंट रीजन ऑफ ई कोलाई, देखो यही आ गया, वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सर्च रीजन आर कॉल्ड ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ए पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्स है, क्या चीज़ रिक्वायर करता है? तो एक वेक्टर चाहिए भाई को, वेक्टर चाहिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वही वेक्टर जो है, जैसे ई कोलाई जो होता है ना, वो वेक्टर का काम करता है, उसका जो डीएनए होता है वो वेक्टर का होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड हो जाता है ना, प्लाज्मिड जो हो जाता है वो वेक्टर का काम करता है, ताकि उसके अंदर क्या हो जाए, अपना रेप्लिकेशन होने लगे। ठीक है, उसके बाद इंजाइम यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, कौन कौन सा इंजाइम हम लोग यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं हेलिकेज, दूसरा हम लोग याद करते हैं कि डीएनए का जो डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फिर तीसरा क्या होता है, प्राइमेज। फिर क्या आता है, डीएनए का लाइगेज यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, टोपो आइसोमरेज यूज़ कर लेते हैं। यही सब चीज़ जो होता है, ये टोपो आइसोमरेज एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है भाई, नीट 2024 में खुद लिखा हुआ था टोपो आइसोमरेज, ये याद रखना है, टीचर लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, डैश फ्रैगमेंट आर फॉर्म्ड इन द लैगिंग स्ट्रैंड, कौन सा? ओकाजाकी फ्रैगमेंट भाई, ओकाजाकी सुना होगा, लेकिन ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। बताओ उसके बाद देखो, हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। अब आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन का बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एक्स वाई इन रीजन ए बी सी, बताओ ये ट्रांसक्रिप्शन का रीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो इसके अंदर हमको बताना है डायग्राम 2 के अंदर कि x क्या है, y क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो बताओ, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि x क्या है। देखो सबसे पहले ये है क्या, ये डायग्राम है किस चीज़ का? तो ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर में x वाला जो है ये अपना टेम्पलेट स्टैंड है, क्योंकि ये देखो 5 से 3 ही जा रहा है। देखो कोई भी स्टैंड हो 5 से 3 ही देखा जाता है, तो ये 5 से 3 जा रहा है, ये है क्या, टेम्पलेट स्टैंड। ये क्या है बेचारा, कोड हो रहा है ना, तो कोडिंग स्टैंड। ए क्या है, ए अपना प्रमोटर रीजन है, यहीं पे प्रमोट होता है। ठीक है, बी क्या है, अपना स्ट्रक्चरल जिन एमआरएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है, हो गया, यही है बस, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जिन, टर्मिनेटर। ये एक्स क्या है, तो अपना जो इसमें जिसमें होता है, और ये कोडिंग स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया। आ जाओ, ये डायग्राम किसका है, तो वही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का है। द एंजाइम दैट हेल्प इन ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा एंजाइम करता है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन, कौन कौन सा रीजन कंसिस्ट करता है? तो जल्दी बताइए मुझे, कौन कौन सा रीजन कंसिस्ट करता है? तो एक तो अभी बोला है प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस एट द कोडिंग स्टैंड, ट्रांसक्रिप्शन क्या कोडिंग स्टैंड में होता है? नहीं भाई, टेम्पलेट में होता है ना। टेम्पलेट स्टैंड का पोलैरिटी क्या होता है भाई, 5 प्राइम से 3 प्राइम, लेकिन हम लोग अगर इधर से देखा जाए, जिधर से बेचारा ये कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये 5 प्राइम से 3 प्राइम नहीं होकर कि क्या हो जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ टेम्पलेट स्टैंड, जितना भी रेफरेंस पॉइंट है सब हम लोग टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग प्रमोटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अगर प्रमोटर इधर लगा दूँ ना, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा, सब चीज़ बदल जाएगा, सब प्रोमोटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कोडिंग स्टैंड का पोलैरिटी क्या है। ये है 5 से 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड मीन्स अप स्ट्रीम, 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम। तो बताओ 5 प्राइम एंड का अप स्ट्रीम नहीं भाई, इसका क्या मतलब होता है, कोडिंग स्टैंड जो होता है, ठीक है, टेम्पलेट का नहीं। 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग का मतलब होता है अप स्ट्रीम, ना कि टेम्पलेट का। 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्टैंड मीन्स डाउन स्ट्रीम। तो हाँ सही बात है। प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइंस टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड। बताओ, प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर जो होता है वही डिफाइन करता है। ये बात सही है तो गलत है? सही है। डैश इज द फंक्शन ऑफ मैंने फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कौन होता है, तो जीन। जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज ए सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन क्या होता है बताओ? सीधी सी बात है, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड और जीन को कोड करे, माने जीन जहाँ पे कोड हो जाए वही होता है सिस्ट्रोन। अपने जहाँ पे जीन का कोडिंग होता है, सीधी सी बात है, वही पे हो जाएगा, मतलब कि जीन का कोडिंग जहाँ जहाँ हो जाएगा वही हो जाएगा सिस्ट्रोन। स्ट्रक्चरल जीन इज अ मोनोसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। स्ट्रक्चरल जीन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, यूकैरियोट के अंदर होता है ना भाई, मोनोसिस्टोनिक। द एक्चुअल कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस EST, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई बताओ? द एक्चुअल कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस कौन होता है, इंट्रॉन की एक्सॉन, तो एक्सॉन। इंट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रॉन को अगर मान लो यहाँ इस सेगमेंट में इंट्रॉन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे और ऐसे कर लेंगे, और बाद में ये गोला को लेके निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस इज अ कैरेक्टर
इज़ नेवर अफेक्टेड बाय प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ही गलत है। इनहेरिटेंस इज ए कैरेक्टर इज नेवर अफेक्टेड। ऐसा थोड़ी ना है, कैरेक्टर इफेक्ट हो सकता है भाई, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, कैरेक्टर इफेक्टेड, काम खत्म। उसके बाद क्या है कि रेगुलेटरी जीन आर समटाइम्स लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन एज दिस सीक्वेंस कोड फॉर आरएनए। उसका सीक्वेंस आरएनए के लिए कोड का नहीं, बिल्कुल ही फॉल्स है। आ जाओ, नेम द 3 टाइप ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर 3 टाइप का आरएनए कौन होता है? एक होता है एमआरएनए, एक होता है अपना आरआरएनए, एक होता है अपना टीआरएनए। ठीक है, यही 3 तरीका था, एमआरटी। ठीक है, उसके बाद देखो एमआरएनए इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर। सबसे सबको छोड़ के ये एमआरएनए नहीं, आरआरएनए जो होता है ना सबसे ज़्यादा हो जाता है। आरआरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 80% के लगभग में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट आरएनए अमॉन्ग द 3, सबसे छोटा कौन सा होता है इसमें? तो टीआरएनए हो जाता है। ठीक है, टीआरएनए जो होता है सबसे छोटा होता है। डैश प्लेस स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कौन प्ले करता है कैटालिटिक रोल? तो आरआरएनए। देखो ये वाला ब्लर जो है ना, ये तुमको नहीं दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा ब्लर है, ये वाला पेज स्कैन गलत हो गया है, ब्लर हो गया है। ठीक है, हाउ मेनी आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड नेम देम। कितना आरएनए पॉलीमरेज होता है इसके अंदर? तो एक ही होता है। ठीक है, 1 होता है। और कौन सा होता है? तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया के अंदर, तो डीएनए पे जो डिपेंड करे आरएनए पॉलीमरेज वही होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डैश एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। किसके साथ बाइंड करता है? तो प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है। इट यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। क्या वो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट यूज़ करता है सबस्ट्रेट के लिए? तो नहीं, वो क्या यूज़ करता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट यूज़ करता है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट यूज़ करता है ना, टाइड थोड़ी ना होगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। ये टाइड लिखा है, देखो यहाँ पे देखो टाइड लिखा हुआ है, टाइड थोड़ी ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। हेलिकेज फैसिलेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्या हेलिकेज यूज़ करता है? तो फॉल्स है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का काम है ये सारा। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर कौन सा होता है और टर्मिनेशन कौन सा होता है? तो इनिशिएशन फैक्टर होता है अपना सिग्मा फैक्टर, ऐसे लिखते हैं। और ये कौन सा होता है? रो फैक्टर जो टर्मिनेट करता है। ये इस साल भी आया हुआ है, 2026 में आया हुआ है भाई, ये 2026 में, कि कौन सा होता है टर्मिनेटर? तो रो वाला होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। द यूकैरियोट, हाउ मेनी आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितना होता है? 3 गो होता है। 5s आरआरएनए कौन कौन सा होता है ये भी बता दो क्या? छोड़ो, आगे में लिखा ही हुआ है। 5s आरआरएनए हो गया, जो कि सिंथेसाइज्ड बाय कुछ कौन करता है? 5s आरआरएनए। 5s आरआरएनए और टीआरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है? तो अपना आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, इसी के अंदर देखो यहाँ एक आरएनए पॉली 1 हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है कि क्या याद रखना है तुमको? सिंपल सा आसान से याद करना है, रहना है तेरे दिल में। ठीक है, तेरे दिल में, तेरे दिल में। तो रहना का क्या हो जाएगा? आरआरएनए, रहना HN का हो जाएगा HNRNA, टीआरएनए, और एक हो जाएगा तेरे 5, मैंने क्या बोल देंगे इसको कि कौन सा? 5s आरआरएनए, 5s आरआरएनए। ठीक है, यही हो जाएगा टीआरएनए और 5s आरआरएनए। रहना है तेरे साथ, याद रखना, रहना है तेरे साथ, इसे याद हो जाएगा। तेरे साथ हो जाएगा थर्ड वाला में, ये हो जाएगा सेकंड वाला में, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, टेल मी द फंक्शन ऑफ ऑल 3 आरएनए पॉलीमरेज। तीनों का फंक्शन बता दीजिए मुझे। तो क्या है भाई फंक्शन? अभी तुमको सारा बता ही दिया कि भैया इसका क्या है फंक्शन। ये देखो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सब हटाओ। हाँ देखो इसका क्या है, देखो 113 में बोल कह रहा है कि तीनों का जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि पॉलीमरेज 1 2 3 है, तीनों का फंक्शन क्या है? तो मैं बता चुका हूँ कि एक का आरएनए आरआरएनए का काम है। देखो पॉलीमरेज 1 जो है 1 वाला, उसमें क्या है? आरआरएनए है, आरआरएनए है। इसके अंदर कौन कौन सा होता है? 28s हो जाता है, 18s हो जाता है और 5.8s हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला में कौन आ जाता है? तो HNRNA। HNRNA इज अ प्रीकर्सर ऑफ mRNA, प्रीकर्सर ऑफ mRNA। ठीक है, याद रखना है। थर्ड वाले में कौन आ जाता है? तो एक आ जाता है tRNA, दूसरा हो जाता है 5s rRNA और एक हो जाता है, आसानी से याद रखना है, SNRNA। रहना है तेरे साथ, देखो तेरे साथ, और 5s rRNA। ठीक है, ओके, आज याद रखते हैं। उसके बाद देखो व्हाट इज HNRNA। HNRNA क्या होता है? HNRNA क्या होता है? तो नेसेंट जो भी HNRNA क्या होता है? ये जो प्रिकर्सर ऑफ mRNA, सीधे से याद रखना है तुमको कि प्रिकर्सर ऑफ
एनआरएनए हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही होता है। उसको हम लोग फिर बाद में निकालते हैं इंट्रॉन को। इन कैपिंग अगर हम लोग करा रहे हैं, डैश इज एडेड टू 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए। क्या ऐड होता है, कैपिंग अगर हम लोग करा रहे हैं तो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि टेलिंग, अगर टेलिंग में करते हैं तो हम लोग 200 से लेकर के 300 नंबर ऑफ किसका रेसिड्यू ऐड करेंगे, टेम्पलेट डिपेंडेंट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो बताओ हम लोग क्या करते हैं कि 200 से 300 क्या चीज़ ऐड करते हैं, तो एडिनाइलेट जो होता है वो यूज करते हैं, और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, कोई मतलब नहीं है कि टेम्पलेट 5' to 3' है या 3 to 5 है, कहीं से भी हमको ऐड करना है बस। उसके बाद देखो मतलब कि वहाँ पर 3' पे टेलिंग जो हो जाता है वो 3' पे ही होता है, ठीक है, और ये 5' पे ही होता है। और कैपिंग होगा 5' पे और टेलिंग हो जाएगा 3, क्योंकि वो बनता ही ऐसे बनता है, तो यहाँ 5' रहता है, यहाँ 3' रहता है, तो ये पहले निकल जाएगा और यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेलिंग करते जाएंगे, ये निकल जाएगा तो यहाँ से टेलिंग चालू, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन इज रेमिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, ये क्या है, फॉल्स है भाई, एक्सॉन थोड़ी ना, इंट्रॉन जो है वही डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको निकाल के फेंक देते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग किसका डोमिनेंस इंक्लूड करता है, तो आरएनए वर्ल्ड का जो डोमिनेंस होता है वही ये बताता है। अब आ जाइए हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो कौन किया था, तो भैया जॉर्ज गैमो हु वाज ए फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट, क्या थे, फिजिसिस्ट थे, इसलिए ना वो इतना मैथ लगाया कि भाई ट्रिपलेट होना चाहिए, 64 कोडोन का होना चाहिए कि सबको मिल जाए, और इसमें से 3 जो हो जाता है वो हो जाता है बिना, 3 जो होता है जो किसी के लिए कोड नहीं करेगा, कौन सा हो जाएगा ये बता, चलो आगे बताएंगे इसको आसान से, अभी आगे में पूछेगा कौन सा हो जाएगा, उआ लिख लो यार, उआग उगा, ठीक है, उआग उगा, ऐसे ही याद रखना है। The chemical method developed by Dash was instrumental in synthesizing RNA molecule with defined combination of bases। कौन था भाई बताओ, तो हरगोविंद खुराना, याद रखना है, हरगोविंद खुराना इकलौते इंडियन जो थे यही थे, ठीक है। आ जाओ उसके बाद आ जाओ, डैश सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड इन द कोड टू बी डिस्फर्ड। तो क्या था बताओ, कौन किया था, मिशेल्स नीलबर्ग जो थे वही एक सेल फ्री सिस्टम लिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फाइनली हेल्प्ड द कोड फॉर डिस्फर्ड, यानी कि बनाने में वो मदद किए। डैश इंजाइम वाज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कौन सा इंजाइम था जो सबसे ज़्यादा, तो उसका नाम था सेवेरो ओका इंजाइम, ठीक है, सेवेरो ओका इंजाइम याद रखना है। विच अमीनो एसिड हैव ओनली 1 कोडोन, कौन सा अमीनो एसिड होता है जिसके पास सिर्फ एक कोडोन होता है, बेचारा जो मिथियोनिन हो जाता है मेथ, इसके पास सिर्फ एक होता है स्टार्ट कोडोन, एयूजी के अलावा कुछ नहीं होता। एयूजी के 2 ही फंक्शन है, एक तो मिथियोनिन के लिए कोड करना, दूसरा स्टार्ट कोडोन, ठीक है। और एक और तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, बेचारा ट्रिप्टोफान, इसके पास भी बेचारा यूजीजी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो यही 2 है जिसके पास सिर्फ एक कोडोन होता है, ठीक है। विच 9 अमीनो एसिड हैव 2 कोडोन, कौन सा 9 अमीनो एसिड है जिसके पास 2 कोडोन ही होगा, बताओ तो कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसको तुमको ना है क्या है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ASN हो जाएगा, ASP हो जाएगा, ये उसके अंदर दिया हुआ है, CIS हो जाएगा, GNL हो जाएगा, GLU हो जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, फिनाइल एनालिन हो जाएगा, ट्रिप्टोफान हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। विच अमीनो एसिड हैज 3 कोडोन, तो 3 कोडोन किसके पास हो जाएगा, तो आइसोल्यूसिन के पास हो जाएगा, ठीक है। याद करना है, ये वाला उतना ज़रूरी नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किपेबल भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, विद द 4 कोडोन ऑफ थ्रियोनिन, प्रोलिन, वैलिन, एलानिन और ग्लाइसिन आर, इसका 4 गो कोडोन जो है वो क्या है, तो देखो इसको तुम स्किप आराम से कर सकते हो। तो ACU AGU ये सब हटाओ, इसको छोड़ ही दो इसको, सीधे NCERT पढ़ लेना, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये सब स्किप वाला है। नेम द कोडोन ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, हाँ अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसको भी तुम सीधे छोड़ सकते हो। देखो जो भी है ना इसमें क्या है, इसमें ना तुम GA को कांस्टेंट ले लो, बस सीधी सी बात है। GA के आगे जो लगा सकते हो उसको लगा दो, GUA ऐसे करके सब कुछ तुम लगा के देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यही है मतलब कि GUA GAC ये सब एस्पार्टिक एसिड के लिए हो जाता है, GAA GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए हो जाता है, ठीक है। स्टॉप कोडोन कौन सा है बता दिया हूँ, उगा और उआग, ठीक है। 3 अमीनो एसिड हैव 6 कोडोन, अरे यार 6 कोडोन किसके पास होता है, तो वही देखना है, लास्ट से याद करना है, बच्चा मेरा लास्ट बुझ जाएगा यहाँ पे, वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट से तुमको याद करना है क्या चीज़, तो एक हो जाएगा ल्यूसिन, एक हो जाएगा आर्जिनिन, एक हो जाएगा सेरिन, ठीक है। द 2 कोडोन दैट कोड्स फॉर लाइसिन के लिए कौन सा 2 कोडोन, हाँ तो देखो इसको याद करना, नीट में आ चुका है, AAA और आग ऐसे करेगा वो, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन वाला उसके देखो
डैश एक्ट एज इनिशिएटर, अरे यार AUG, और ओनली कोडोन जो कि कोड करता है किस चीज़ के लिए, तो मिथियोनिन के लिए बोल दिया हूँ मैं। व्हाट डज द डीजेनरेसी ऑफ कोडोन मीन, यानी कि उसका मतलब क्या है, डीजेनरेसी का क्या मतलब है, मीनिंग क्या बताता है। तो मेनी कोडोन जो है वो कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। व्हाट डज एन एम्बिग्यूटी फॉर कोडोन मीन्स, यानी एन एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, यानी कि एक कोडोन जो है ना वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहा है, जैसे मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफान वाला, फिनाइलएलानाइन वाला केस, UUU वाला, ठीक है। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन, देयर इज नो पंचुएशन। क्या ये बात सत्य है, तो बिल्कुल ही सत्य है। तुम AUG को कोई कॉमा लगा के पढ़े हो, नहीं ना पढ़े हो, डायरेक्ट पढ़े हो, सीधी सी बात है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होता है, तो हाँ भाई होता है, सबके लिए अपना अलग अलग ही होता है, ठीक है। द एक्सेप्शन ऑफ द यूनिवर्सली जेनेटिक कोड फाउंड इन, दो को एक्सेप्शन पाया जाता है कहाँ पर, तो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया का कोडोन होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया का कोडोन उसके अंदर, और कुछ प्रोटोजोआ का जो कोडोन होगा उसके अंदर यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ उसके अंदर ही, जैसे यूनिवर्सल का क्या मतलब है, जैसे कि AUG जो है इंसानों में अगर मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है तो कुत्ते में भी मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, बिल्ली में भी मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, CR के अंदर भी मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, MR सर के अंदर भी मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, फिर रुपेश सर के अंदर भी मिथ्योनिन के लिए, विपिन सर के लिए भी मिथ्योनिन में, गुरु माँ के लिए भी मिथ्योनिन, ऐसे ही करेगा। AUG है वही होता है यूनिवर्सल, ठीक है। उसका टेल मी द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का फीचर बताइए। तो सबसे भाई एक तो G जनरेट होता है बेचारा, D जनरेट होता है, अनएम्बिग्यूअस होता है, फिर यूनिवर्सल हो जाता है, और एक साथ हम लोग पढ़ते हैं तो माने कि कंटेजियस फैशन में हम लोग पढ़ते हैं। म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन गेन ऑफ फंक्शन, क्या म्यूटेशन से फंक्शन गेन होता है, तो हाँ भाई बहुत सारे फंक्शन, अभी हम लोग जैसे पहले चल नहीं पाते थे, हम लोग का धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, म्यूटेशन होते 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 और इवॉल्व होता है आदमी, वही बात है। इंसर्शन ऑफ 1 और 2 बेसेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन, सच म्यूटेशन आर कॉल्ड इंसर्शनल म्यूटेशन। क्या ये बात सही है, तो नहीं भाई, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, इंसर्शनल नहीं होता है। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो जाता है बेचारा, मान लो कि राम लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 बेस का घुसा देंगे बीच में, मान लो मैंने RBZ कर दिए, फिर उसके बाद AM आया, तो बेचारा इसको पढ़ने में अब दिक्कत हो गया ना, अब यहाँ पे ऐसे, तो वही बात बोलता है कि ये वो क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट, इससे क्या हो गया, फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। जैसे राम जी के अंदर ना बीच में यहाँ पे ए हटा के और यहाँ पे RAA कर दिए, फिर AM ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। उसका देख लो, आइडेंटिफाई ABCXYZ इन डायग्राम 3। बताओ डायग्राम 3 जो है इसके अंदर क्या है, पहले तो ये डायग्राम है किस चीज़ का, तो ये जो हम लोग का जो है ना रेप्लिकेशन वाला उसके अंदर दिखाता है, मतलब कि यूकैरियोट्स वाला। तो ये A क्या है, पहले देखो UCA किस चीज़ के लिए कोड करता है, तो सेरीन के लिए कोड करता है, एकदम याद रखना है, सेरीन के लिए करता है, ठीक है। उसके बाद AUG जो है, AUG ये क्या यहाँ पे बना रहा है, ये ट्रिप्टोफान बना रहा है, ट्रिप्टोफान UAC का बात हो रहा है और AGU का बात हो रहा है, ठीक है। XY तुम्हारा क्या है, XY क्या है तुम्हारा, तो X जो है वो तुम्हारा, X कहाँ गया, ये है X, ये है Y, ये है Z, तो X क्या है तुम्हारा, वही tRNA है, ठीक है। Y क्या है तुम्हारा, एंटी कोडोन है, और ये वाला असलियत में कोडोन है, ठीक है, जो कि सेरीन के लिए कर रहा है कौन, AGU जो है वो सेरीन के लिए कोड कर रहा है, AUC जो है वो मतलब UAC जो है वो ट्रिप्टोफान के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये C हमने नहीं पढ़ा कि C क्या था, तो C तुम्हारा mRNA है जिसके ऊपर में बैठ के ये होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो tRNA आएगा, याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। उसके बाद देखो tRNA वाज अर्लियर कॉल्ड, सबसे पहले उसको हम लोग क्या कहते थे, तो बेचारे को पहले ना हम लोग sRNA कहते थे, ठीक है, यानी कि सोल्यूबल RNA, जाके कहीं घुल मिल जाता था, इसीलिए। डैश लूप ऑफ tRNA हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, डैश लूप ऑफ tRNA हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, तो क्या हो जाएगा, कौन सा, एंटी कोडोन लूप जो होता है ना tRNA का, वही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है कोड के, ठीक है। तो क्या देख लो क्या बोला मैं, एंटी कोडोन, ढंग से याद रखना बिल्कुल, एंटी कोडोन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर इज ए स्पेसिफिक tRNA फॉर इनिशिएशन कॉल्ड, स्पेसिफिक tRNA होता है कौन सा, इनिशिएटर RNA ही बोल देते हैं उसको, ठीक है। डिस्क्राइब द 4 एंड्स ऑफ tRNA एंड देयर फंक्शन, इनका फंक्शन के साथ बताइए 4 एंड। तो एक होता है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा अजीब है, इसको याद नहीं भी करना है, छोड़ भी सकते हैं आराम से, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, सुनने में क्या ही जा रहा है। एक होता है DHU लूप, ठीक है, एक हो जाता है कुछ अजीब T सिग्मा ऐसे C, फिर ऐसे कुछ है, ये सब जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, इसको छोड़ रहे हैं, काट दो इसको। स्ट्रक्चर देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक, कैसा, हाँ क्लोवर लीफ, ये याद रखो, ये NCERT में लिखा हुआ है, क्लोवर लीफ याद रखना है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर tRNA लुक्स लाइक, एक्चुअल स्ट्रक्चर में tRNA कैसा दिखता है बच्चा, एक्चुअली अगर उसको देखोगे तो वो इन्वर्टेड L टाइप का दिखेगा, लेकिन ऐसे तुम देखोगे तो क्लोवर लीफ की तरह दिखेगा।
देयर इज ए स्पेशल टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। क्या कोई स्टॉप कोडोन है उसके लिए? नहीं, कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं होता है किसी के लिए। स्टॉप कोडोन वही होता है, उगा उगाग उग्गा, याद ही रखना है बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ, हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन की। तो देख लेते हैं हम लोग ये वाला क्या है, अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है? तो एटीपी के प्रेजेंस में भाई। और लिंक्ड टू देयर, किससे लिंक्ड होता है? तो कोग्नेट टीआरएनए जो उसका हो जाता है, जो कोग्नेट टीआरएनए होता है उससे जाकर के लिंक हो जाता है अमीनो एसिड तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देखो किसके प्रेजेंस में, तो एटीपी के प्रेजेंस में, याद रखना बिना एनर्जी के वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेलुलर फैक्ट्री जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है कौन है भाई? राइबोसोम है यार, सेल पढ़ के ही बता दो इसका आंसर। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम के अंदर क्या हो जाता है? एंड अबाउट डैश एंड अबाउट डैश नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन होता है? तो इसके अंदर ना आरआरएनए होता है जिसके पास 80 नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन हो जाता है। बिल्कुल याद रखना है, 2023 का क्वेश्चन है और वापस भी पूछ सकता है, बिल्कुल ऐसा है गारंटी, ठीक है। उसका देखो, व्हेन लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। क्या बोलता है कि जब लार्ज या स्मॉल, तो स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर करता है एमआरएनए को, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, लार्जर सब यूनिट नहीं। देखो एक एमआरएनए होता है, उसका यहाँ लार्जर लगता है, फिर नीचे में स्मॉलर लगता है। तो जब स्मॉलर लगता है तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिनस हो जाता है। जैसे ही स्मॉलर छोटा वाला लग जाएगा ना, तभी ट्रांसलेशन बिगिन करेगा, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ साइट इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ अमीनो एसिड बाइंड टू, जो लार्जर सब यूनिट है वो किसके साथ बाइंड करता है? तो दो, मैंने कि देखो नंबर ऑफ साइट, कितने नंबर ऑफ साइट? तो 2 को नंबर ऑफ साइट से बाइंड करता है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, राइबोसोम जो है क्या कैटलिस्ट की तरह काम करता है? तो हाँ भाई, राइबोसोम जो होता है बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डैश आरआरएनए इन बैक्टीरिया इज ए राइबोजाइम, कौन सा आरआरएनए? तो 23S आरआरएनए जो हो जाता है भैया, वो क्या हो जाता है? बैक्टीरिया में राइबोजाइम का काम करता है। द यूटीआर आर प्रेजेंट ओनली एट द 5 प्राइम एंड बिफोर द स्टार्ट कोडन एंड नॉट 3 प्राइम एंड आफ्टर द स्टार्ट कोडन। यूटीआर क्या होता है तुम्हारा? यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो क्या ये 5 प्राइम के बाद और 3 प्राइम के पहले काम करता है? तो नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है, फॉल्स हो जाएगा। डैश आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंसी एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो वही यूटीआर ही क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन जो हो जाता है वही रिक्वायर्ड होता है एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। फॉर इनिशिएशन के लिए डैश बाइंड टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडोन एयूजी, कौन बाइंड करता है इनिशिएशन के लिए? कौन बाइंड करता है? तो बेचारा राइबोसोम जो है वही ना पहले स्मॉलर सब यूनिट को बाइंड कराएगा। द एमआरएनए मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलॉन्ग द राइबोसोम, क्या एमआरएनए मूव करता है कोडोन टू कोडोन? नहीं, ऐसा बात बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम मूव करता है ना, एमआरएनए थोड़ी ना मूव करता है। राइबोसोम कोडोन टू कोडोन मूव करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? नया नया बनाते चला जाएगा, ठीक है। और वो प्रोटीन बनते हुए चला जाएगा, ऐसे 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 प्रोटीन का लंबा टीआरएनए के साथ बनता चला जाता है। द अमीनो एसिड आर एडेड 1 by 1 इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय एमआरएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय टीआरएनए। देखो, अमीनो एसिड आर एडेड 1 by 1 इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय एमआरएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय टीआरएनए। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं भैया, डिक्टेटेड बाय कौन? डीएनए, डीएनए ही उसको डिक्टेट करता है, यानी कि डिक्टेटेड बाय नॉट एमआरएनए, डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय कौन? एमआरएनए, एमआरएनए से रिप्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 116 एट द एंड डैश बाइंड टू द स्टॉप कोडन, एंड जब हो जाता है तो बेचारा रिलीज फैक्टर जो हो जाता है वो आके बाइंड कर देता है इससे और उसको रिलीज कर देता है, जो कि होता है रो फैक्टर, ठीक है। आगे आ जाओ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा, मेरे को लग रहा है 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, टेल मी द 4 लेवल एट विच द जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड इन यूकैरियोट, कौन से लेवल पे रेगुलेट होता है? सबसे पहला होता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा हो जाता है तुम्हारा प्रोसेसिंग लेवल, तीसरा हो जाता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है तुम्हारा एमआरएनए कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म वाला तो बता दिए। उसके बाद कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है तुम्हारा, हाँ, ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल जो हो जाता है वो हो जाता है। यानी कि हम लोग क्या देखें, बेसिकली सीधी सीधी बात है कि देखो, सिंपल से अगर हम लोग बात करें कि ये पूछा क्या है, देखो फिर से समझ लो एक बार अच्छे से, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। टेल मी द 4 लेवल्स एट विच जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, कैसे जीन एक्सप्रेशन जो रहता है यूकैरियोट्स के अंदर कैसे अपना रेगुलेट होता है? तो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है 4 माध्यमों से,
पहला कौन सा, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से। दूसरा क्या हो जाता है, जो प्रोसेसिंग लेवल, जो उसको प्रोसेस कर ले, प्रोसेसिंग लेवल यानी कि वही स्प्लाइसिंग वाला का हटाना, मैंने रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियो जूम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग वाला, ठीक है। तीसरा कौन सा लेवल है, तो तीसरा है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटों तक, ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हमको लेके आना है। चौथा क्या है अपना, चौथा है उसका ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल प्रोटीन बना लीजिए, काम खत्म, बस यही है 4 लेवल, ठीक है। आ जाओ, बीटा गैलेक्टोसाइड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ डैश इनटू डैश एंड डैश, बताओ बीटा गैलेक्टोसाइड जो हो जाता है वो क्या चीज़ को कैटेलाइज करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, बेचारा लैक्टोज को करता है किस चीज़ में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ग्लूकोज को और गैलेक्टोज में। द इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में डैश इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कौन होता है प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो बताओ कौन होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो हो जाता है वो हो जाता है। रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ एज रिप्रेसर और एक्टिवेटर की तरह, दोनों की तरह काम करता है क्या, तो हाँ भाई। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase at a given promoter is regulated by interaction with accessory protein which affect its ability to recognize, किसके लिए, recognize the start site, start site को ही नहीं देख पाएगा, यानी कि बोल क्या रहे, देखो समझो क्वेश्चन अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर द एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase टू अ गिवन प्रोमोटर, RNA पॉलीमरेज का किसी गिवन प्रोमोटर में कौन रेगुलेट करता है, तो रेगुलेटेड बाय इंटरैक्शन विद एसेसरी प्रोटीन, कोई और प्रोटीन होगा जो कि इफेक्ट कर देता है, वही एसेसरी प्रोटीन क्या करता है, इफेक्ट कर देता है उसका, मैंने किस चीज़ का एबिलिटी, ताकि वो रेगुलेशन ऑफ स्टार्टिंग का जो उसका एबिलिटी है उसको इफेक्ट कर देगा, ठीक है। एसेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ डैश DNA इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंस टर्म्ड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो देखो एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ किसका, प्रोकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का प्रमोटर DNA इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटर, ऑपरेटर रीजन, देखो ऑपरेटर रीजन लैक्जेट जीन वाला का बात हो रहा है, देख लेना गौर से। ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपरेरॉन, क्या ऑपरेटर रीजन जो होता है वो एडजेसेंट होता है प्रोमोटर के, तो बिल्कुल प्रोमोटर के एडजेसेंट होता है। इन मोस्ट केसेस के अंदर में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड टू एक्टिवेटर और रिप्रेसर, तो रिप्रेसर में बाइंड कर लेता है और उसके वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग को क्या है, लैक्टोज डालना पड़ता है ताकि वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। व्हाट इज निगेटिव रेगुलेशन, निगेटिव रेगुलेशन क्या हो जाता है, कि क्या हो जाता है कि समथिंग अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो वो घट भी सकता है, यही सब बात है। पॉजिटिव रेगुलेशन भी ऐसे ही कुछ होता है कि कोई चीज़ मतलब समथिंग इज डिक्रीजिंग इम्प्लाइज वी हैव इंक्रीजिंग इट, कोई चीज़ बढ़ रहा है यानी कि हम लोग उसको बढ़ा, मतलब कोई चीज़ घट रहा है तो हम लोग कुछ बढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। उसका देखो व्हाट इज शोन इन डायग्राम 4, X इन एब्सेंट ऑफ यूजर, Y इन एब्सेंट इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, आइडेंटिफाई द जीन्स, आइडेंटिफाई जीन 1 to 7 लेवल LMNABCD, कौन सा भाई, डायग्राम 4 तो यही है, और क्या है नीचे में भी दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, बेचारा ये वाला में क्या है ना कि इसमें ये M जो है रिप्रेसर है, बेचारा ये रिप्रेसर यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पा रहा है लैकोपेरोन, ठीक है, तो यहाँ लैकोपेरोन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो उस चक्कर में हो जा रहा है, तो इसका नाम क्या है, देखो पहले तो डायग्राम 4 है किस चीज़ का, लैकोपेरोन का है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो L जो है बेचारा ये वाला क्या है, मेरा रिप्रेसर यूनिट है ना, यही जाकर के बाइंड कर लेता है, यानी कि रिप्रेसर mRNA इसको बोल सकते हैं हम लोग, रिप्रेसर mRNA बोल सकते हैं। बेचारा M क्या है अपना, रिप्रेसर है, ये क्या है, रिप्रेसर हो गया, और उसके बाद देखो ये तो हो गया रिप्रेसर तुम्हारा, यही जाकर के रिप्रेसर जाके यहाँ पे बाइंड कर लेता है, ठीक है। और कहाँ बाइंड करता है ये देखो आगे वाले में देखते हैं, अच्छे से समझना, देखो फिर से देख लो अच्छे से, ये वाली सेम चीज़ है, ठीक है, इसको ही समझना है अच्छे से, इसको समझ लोगे तो तुमको लैकोपेरोन का आधा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ना हम लोग बात कर लेते हैं ये सब है क्या, ये वाला पार्ट 1 2 3 4 वाला पार्ट को हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं P, ठीक है, या एकदम ऐसे देखना, इसको बोलते हैं I, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं P। उसके बाद हम लोग फोर्थ वाला को क्या बोलते हैं O, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं Z। उसके बाद ये क्या हो जाता है Y, ये वाला क्या हो जाता है Y, और ये क्या हो जाता है A, ZYA, जीन सब है, ये सब जीन है, ठीक है। आगे देखो L जो है, L क्या है, L है अपना रिप्रेसर का mRNA, ये क्या है एक्चुअली में रिप्रेसर है। यही जो N है ये है लैक्टोज, ये लैक्टोज इसमें बाइंड कर लेता है ना,
तो ये वापस यहाँ जाकर के प्रमोटर रीजन में नहीं घुस जाता है, ठीक है। ये प्रमोटर रीजन है, इसमें नहीं घुस जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेचारा और बनना चालू हो जाता है कि तो ZYA जीन उसको बनाना चालू कर देता है। तो डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप बताओ। डी जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा लैक mRNA, ठीक है। और A, B और C देखो क्या है, देखो जेड जीन कोड फॉर किसके लिए कोड करता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। बी जो है किसके लिए करता है, यानी कि वाई जीन जो है वो परमिएज के लिए करता है, ठीक है। और तुम्हारा जो ए है वो किसके लिए करता है तुम्हारा, तो ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कर देता है, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं इस डायग्राम में, हाँ। डी वाला जो है वो तो बता दिया कि लैक का mRNA है, ठीक है। उसका कुछ नहीं छूटा, ये डायग्राम में आगे आगे समझो, मज़ा आ जाएगा इसमें, बिल्कुल ख़त्म ही है चैप्टर अब तो। क्या है उसके बाद देखो, डैश एंड डैश डिस्कवर्ड लैक ओपेरॉन। कौन लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किया था, तो जैकब एंड मनोद, ठीक है। जैकब वाज द बायोकेमिस्ट जेनेसिस्ट और मोनोद वाज बायोकेमिस्ट और जेनेसिस्ट। कौन थे, तो देखो जो जैकब थे ना, जो अपने जैकब भैया थे वो जेनेसिस्ट थे, जेनेटिक्स थे, ठीक है। और जो मोनोद भाई साहब थे वो क्या थे, वो बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। ARA ओपेरॉन, ठीक है। आरा ओपेरॉन जो होता है एराबिनोज के लिए हो जाता है, नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन देख लो। रेगुलेटरी जीन इज कॉल्ड आई जीन वेयर आई मीन्स इंड्यूसर। क्या ये बात सही है, तो नहीं। आई का मतलब होता है इनहिबिटर, ठीक है। वो प्रमोटर, उसके बाद इनहिबिटर। फिर उसके बाद देखो आई जीन कोड फॉर किसके लिए, रिप्रेसर के लिए कोड कर देता है, क्योंकि इनहिबिटर है ना भाई, तो उसके लिए किसके लिए कोड करेगा, रिप्रेसर के लिए कोड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 178 ZYA जीन किसके लिए होता है, तो जेड तुमको बता दिया बीटा गैलेक्टोसाइड। वाई किसके लिए हो जाता है, तो परमिएज के लिए। ए किसके लिए हो जाता है तुम्हारा, तो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। यही बेचारा ट्रांस एसिटाइलेज जो है ना, यही क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ले जा करके तुमको बीटा गैलेक्टोसाइड को दे देता है, ठीक है। उसके बाद देखो यही देखो फिर से लिख दिया यहाँ पे, फंक्शन ऑफ परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ये दोनों का फंक्शन में से पूछ लिया। तो परमिएज क्या कर देता है, परमिएबिलिटी बढ़ा देता है बेचारा। क्या करता है परमिएज जो होता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए हम लोग को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके बाद क्या है कि ट्रांस एसिटाइलेज का अभी फंक्शन बताया कि ये एसिटाइल ग्रुप को ले जाकर के बीटा गैलेक्टोसाइड में डाल देता है, ठीक है। 180 क्या है, इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के लिए इंड्यूसर कौन होता है, तो एक तो लैक्टोज होता है, एक एलोलैक्टोज होता है, ठीक है। A very low level of expression of lac operon is present in cell always। तो हाँ, एक बहुत कम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन जो होता है प्रेजेंट होता है सेल में हमेशा। द रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल टाइम। हमेशा ही सिंथेसाइज होता है क्या, तो बिल्कुल ही सही बात है, हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है भाई रिप्रेसर। उसके बाद देखो द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई, किसके बाद इनएक्टिवेट होता है, तो इंड्यूसर अगर हम लोग ले आएंगे तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन सा आ जाता है, जो कॉन्स्टेंटली जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करे, कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस देमसेल्फ, उसको बोल देते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। उसका देखो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो निगेटिव होता है लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन जो होता है निगेटिव होता है, याद रखना है। आज हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। 1990 में ये हो गया था। क्लोजली एसोसिएट किसके साथ है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये एक ब्रांच होता है, अभी भी जिसका नीट नहीं निकलेगा वो ये कर सकते हैं, वो तगड़ा पैसा मिलता है, पता नहीं क्या है। उसके देखो अप्रोक्स हाउ मेनी जीन ऑफ ह्यूमन डीएनए, कितना जीन होता है ह्यूमन डीएनए के पास, तो 20 से लेकर के 25 के, ठीक है। उसके बाद एलसी क्या है, एलसी का फुल फॉर्म होता है एथिकल, एल का फुल फॉर्म होता है लीगल, और एस का मतलब एसआई जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा क्या, सोशल इशूज़, यानी कि एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो काम करे वही होता है एलसी, ठीक है। उसके देखो HGP वाज डैश ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय डैश एंड डैश, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि देखो 13 साल का प्रोजेक्ट था, ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, जो कि कोऑर्डिनेट कौन किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वही किया था। और मेजर पार्टनर कौन बना था, तो वेलकम ट्रस्ट UK वो बना था। HGP वाज कंप्लीटेड इन ईयर, किस साल में, तो 2003 में। बहुत बच्चे पैदा भी नहीं हुए, मैं भी नहीं पैदा हुआ था उस समय, ठीक है। नेमाटोड हुज जीन आर सीक्वेंस्ड इज, कौन सा नेमाटोड जो है जिसका जीन सीक्वेंस होता है तो कौन सा हो जाता है, तो बताओ इसको क्या बोले, तो बहुत भयंकर है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, देखो CAENOR हैबडाइटिस, ठीक है। सिनोर हैबडाइटिस, अब पता नहीं क्या होता है, एलिगेंस, सिनोर हैप्टाइटिस मैं बोलता हूँ, कीनोर हैप्टाइटिस, एलिगेंस भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम कुछ ऐसा ही होता है, पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बाकी ये पता है कि क्या होता है। इट इज़ अ पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, क्या ये पैथोजेनिक होता है, नहीं भाई, नॉन पैथोजेनिक होता है। प्लांट हुज जीन आर सीक्वेंस, कौन सा प्लांट जिसका जीन जो होता है सीक्वेंस हो जाता है, तो एक जो अपना राइस होता है ना, उसका हम लोग जीन सीक्वेंस कर सकते हैं, दूसरा हम लोग किसका जीन सीक्वेंस कर सकते हैं, तो
एराबिनोप्टिस का कर सकते हैं, ठीक है। नेम द नॉन ह्यूमन मॉडल हुज जीन वाज सीक्वेंस, कौन सा ऐसा नॉन ह्यूमन मॉडल है, तो अपना बैक्टीरिया है, अपना यीस्ट है, अपना वही किनोरेप्टाइटिस एलिगेंस है, उसके बाद अपना वही कौन सा एक ड्रोसोफिला है, उसका कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा हो गया, राइस हो गया, एराबिनोप्स हो गया, ऐसा हो गया, ये सब कर सकते हैं। ईएसटी क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। द टू मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी का दो मेथडोलॉजी क्या है, वही ईएसपी यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा कौन सा, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। याद रखना है बिल्कुल ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मार्क करने दो, सीक्वेंस एनोटेशन और ये, ठीक है। उसके बाद देखो, फॉर सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म when geneticists focus on identifying all genes that are expressed as RNA, this methodology is called, इस methodology का हम लोग बोल रहे थे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी कि किसी भी चीज़ के सीक्वेंस के लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ कर रहे थे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का, ठीक है। टैगिंग कर दे रहे थे और उसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग नाम दे रहे थे। फॉर जीन सीक्वेंसिंग व्हेन जेनेसिस्ट uses a blind approach for simply sequencing the whole set of genome that contains all the coding and non-coding sequence, and later assigning different region its function methodology। देखो, कोई भी जीन का सीक्वेंसिंग में कोई जेनेसिस जो है कोई ब्लाइंड अप्रोच लेता था बाय सिंपली, सबसे पहले क्या करता है, सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट, पूरे सेट को सीक्वेंस कर देता था, कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जितना कोडिंग नॉन कोडिंग कुछ नहीं देखता था, पहले वो लेके सबको सीक्वेंस में लगा दिया, उसके बाद हाइट के हिसाब से बड़ा छोटा लगा दिया, जैसे नहीं स्कूल में होता है, ये नहीं देखेगा क्लास कौन सा है, बड़ा छोटा के अकॉर्डिंग लगा दिया, फिर उसके बाद क्या करेगा, बाद में डिस्टिंग्विश कर लेगा। तो वही बात है, लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन, और उसके बाद उसको ये कर देता था। तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, इसको हम बोल देते थे सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैगमेंट एंड क्लोन्ड, बिकॉज देखो फॉर सीक्वेंसिंग, देखो क्या लिख रहा है, फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैगमेंट एंड क्लोन्ड, उसको पहले फ्रैगमेंट में कर रहे थे, फिर हम लोग उसका क्लोनिंग कर रहे थे। उससे हो क्या रहा था, बिकॉज उसका रिजल्ट हो जा रहा था किस चीज़ में, रिजल्ट इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए सो दैट इट कैन सी सीक्वेंस्ड विथ ईज, आसानी से वो सीक्वेंस में दिख जाए, ठीक है ना। कि यानी कि क्या हो रहा था, बेसिकली बात यही है कि उससे क्या हो रहा था, एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन करके उसको बड़ा कर दे रहे थे, बड़ा करने के बाद हम लोग उसको आसानी से देख पा रहे थे। तो यही सब आसानी से देख पा रहे थे, आसान मेथड से देख पा रहे थे, सिंपल सा बात यही है, सीक्वेंसिंग का काम ही यही था। उसके देखो, कॉमनली यूज्ड होस्ट फॉर क्लोनिंग कौन सा होता है, बैक और येक, यानी कि बैक्टीरिया और येक, ठीक है। देखो बैक्टीरिया एंड येक ये दोनों क्या होता है, ये दोनों बेचारा वही है, वेक्टर है अपना, और ये क्या होता है, इसको क्या बोल रहे थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम इसका नाम हो जा रहा था। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या है यहाँ पे, द डीएनए फ्रैगमेंट वेयर सीक्वेंस्ड बाई द मेथड डेवलप्ड बाई, कौन से मेथड से ये हो जा रहा था बता दो, तो कौन सा हो जा रहा था, तो फ्रेडरिक, मतलब कि देखो कौन डेवलप किया था, तो अपना एक थे फ्रेडरिक सैंगर, भाई साहब फ्रेडरिक सैंगर थे, वही किए थे इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, डैश इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, सेम बात वही फिर से बोल दिया, कौन, सैंगर। लास्ट क्रोमोजोम टू बी सीक्वेंस वाज एंड डैश वाज सीक्वेंस, बेचारा सबसे अंतिम में कौन था जो सबसे ज़्यादा भी कंटेंट करता था, उसका नाम था क्या, क्रोमोजोम नंबर 1, और ये कब हुआ था, मई 2006 में, नीट का एग्जाम दे दिया था ये क्रोमोजोम नंबर 1, इसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, क्रोमोजोम नंबर 1 ऑल इंडिया रैंक 1 मई 2006, ठीक है। उसके बाद देखो, ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स डैश मिलियन ऑफ बेस पेयर, ह्यूमन जीनोम के पास डैश मिलियन ऑफ बेस पेयर होता है, कितना, 31 कितना होता है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, बेचारा कितना पैसा लगा होगा वो भी बताएगा। एवरेज जीन कंस्टिट्यूट ऑफ कितना बेसेस, एवरेज जीन के पास कितना बेस था बताओ, तो 3000 बेस तो सबके पास लगभग था ही। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो डिस्ट्रोफिन, ठीक है, डिस्ट्रोफिन होता है जिसके पास 2.4 मिलियन बेस होता है, 2.4 मिलियन बेस होता है, याद रखना है, डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसेस। डैश परसेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, कितना, 99.9%, बाकी जो 0.1% जर्म्स कीटाणु बचते हैं ना, वो डिटॉल भी नहीं साफ कर पाता है। लेस देन इतना जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, कितना, लेस देन कितना जीनोम कोड करता है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर डैश परसेंट ऑफ डिस्कवर्ड जीन, जो फंक्शन है वो अननोन है कितने परसेंट के लिए, तो 50% के लिए, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है इसी साल के नीट में पूछा हुआ है कि 50% जो है अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है। रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्या ये बात सत्य है, तो बिल्कुल ही सत्य है भाई, यही तो बात ही है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वही तो लार्ज नंबर ऑफ पोर्शन बनाना था, रिपीटेटिव ही बहुत सारा चीज़ रिपीट होता है, जैसे कि PYQ रिपीट होता है नीट के एग्जाम में,
ठीक है, एनसीईआरटी रिपीट होता है तो यही होता है रिपीटेटिव का मतलब, सिंपल सा बात है। डैश क्रोमोजोम हैज़ मोस्ट जीन विथ डैश नंबर ऑफ जीन्स। कौन सा क्रोमोजोम? तो क्रोमोजोम नंबर 1 जो था उसके पास सबसे ज़्यादा था, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम लगा। विथ कितना जीन? इसके पास सबसे ज़्यादा जीन था तो कितना था? तो 2968 नंबर ऑफ जीन था। डैश क्रोमोजोम हैज़ लीस्ट, सबसे कम बेचारा वाई क्रोमोजोम, यार पाया ही नहीं जाता है जल्दी, 231। ठीक है, इसको फिर से देख लो, 2968 याद रखना है, 2968। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही याद ही रख लेना है उसको, 2968 क्रोमोजोम 1। डैश इन अबाउट डैश मिलियन लोकेशन SNPs आर लोकेटेड, तो 1.4 मिलियन लोकेशन पे SNP हो जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, आगे देख लो ये वाला DNA फिंगरप्रिंटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं 216 नंबर क्वेश्चन। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? तो रिपीटेटिव DNA। ठीक है, द रिपीटेटिव DNA स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, तो हाँ भाई स्मॉल स्ट्रेच ही को रिपीट कर रहे थे। स्मॉल पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आर रेफर्ड टू एज, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? तो रेफर टू एज क्या बोल रहे थे? सैटेलाइट भाई, सैटेलाइट, इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, जो कि पार्ट ऑफ DNA हो जाता है। सैटेलाइट DNA इज क्लासिफाइड इनटू माइक्रो और मिनी सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम लोग कर रहे थे? तो उसका देखो, पहले हम लोग देख लेते कि क्या वो 80 रिच है, GC रिच है, फिर हम लोग देख लेते उसका लेंथ क्या है भाई साहब, का लेंथ क्या है, फिर नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट क्या है उसका, ये सब हम लोग देख के उसको कर ले रहे थे। यानी कि बेसिकली बात कर ले अगर हम लोग सीधा सा सिंपल सा, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि क्या उसका बेस का कॉम्पोजिशन क्या है, बेस कॉम्पोजिशन क्या है, 80 रिच है, GC रिच है। ठीक है, फिर हम लोग लेंथ देख रहे थे भाई का, कि लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट देख रहे थे। DNA फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन DNA फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो फॉल्स, सेम डिग्री होता है भाई पॉलीमॉर्फिज्म का, शो डिफरेंट नहीं, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं सब। पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, तो हाँ बिल्कुल ही ट्रू बात है। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, DNA का पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ किसका? जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं, और DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं DNA पॉलीमॉर्फिज्म से। पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू, किसके वजह से होता है? तो म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, इफ मोर देन वन अलील अकर्स विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन डैश इट इज कॉल्ड DNA पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 0.01 से ज़्यादा अगर होगा ना तो उसी को DNA पॉलीमॉर्फिज्म बोल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इन नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस इज मोर, प्रोबेबिलिटी इसका क्या ज़्यादा होता है? बताओ इसका क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है? तो हाँ भाई ज़्यादा ही होता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू अ वेरी लार्ज चेंज, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ भाई सत्य है कि देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि रेंज करता है सिंगल से लेके बहुत लार्ज चेंजेस तक। ठीक है, उसका देखो, फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीसीएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म डू नॉट प्ले एनी रोल, क्या ये कोई रोल नहीं प्ले करता? क्या ये क्या बात कर रहे हो? ये तो बिल्कुल ही फॉल्स बात है। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाई, इनिशियली कौन कर रहा था? तो भाई एलेक जेफरी भाई। ठीक है, उसका देखो, ही यूज्ड बल्क DNA और सैटेलाइट DNA, बेचारा सैटेलाइट DNA ले लिया। VNTR का फुल फॉर्म बताइए? तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिलीज, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट होता है। ठीक है, VNTR इन्वॉल्व नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन, क्या नहीं, साउदर्न ब्लॉटिंग होता है ना भाई। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग तो मैंने सुना नहीं कि होता है कि नहीं, ये साउदर्न ब्लॉटिंग होता है। द ब्लॉटिंग DNA फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर्ड टू मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है भाई मेम्ब्रेन? तो वो नाइट्रोसेलुलोज का होता है या फिर नाइलॉन का बना होता है, नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज, यानी कि नाइट्रोजन वाला और एक नाइलॉन। ठीक है, साउदर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग आर स्पेशली यूज्ड फॉर, किसके लिए हो जाता है? वही अपना DNA के लिए हो जाएगा एक, दूसरा RNA के लिए। देखो नॉर्थर्न होता है तुम्हारा DNA, यानी कि इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे ना तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो हो जाएगा वो तुम्हारा किसके लिए? माने कि साउदर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा और वेस्टर्न हो जाएगा ना। तो देखो एक बार देखो, साउदर्न जो होता है वो DNA के लिए होता है, नॉर्थर्न जो हो जाता है तुम्हारा क्या हो जाता है? RNA के लिए हो जाता है, और तुम्हारा जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो जाता है वो प्रोटीन के लिए हो जाता है।
तो ऐसे तुमको कुछ याद करना ही पड़ेगा ये कि साउथर्न डीएनए के लिए हो जाता है। सैड है भाई, बेचारा सैड है, और सैड नारियल वाला, सैड नारियल वाला कुछ तो पीस है, कुछ नाम साउथ इंडियन नाम बताना, कुछ पीस है, कुछ भी कुछ भी बोल सकते हैं। चलो इसको कुछ याद रखना कि सैड नारियल वाला, ठीक है, सैड नारियल वाला याद रखना, सैड नारियल वाला, सैड नारियल वाला, ठीक है। सैड नारियल वाला अपना प्रोटीन बेचेगा, सैड नारियल वाला प्रोटीन पाउडर खाता है, सैड नारियल वाला प्रोटीन पाउडर खाता है, ठीक है। उसका देखो, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट इज बाय, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंटेशन किससे होता है, कौन डिटेक्ट करता है, तो ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। डिस्क्राइब द 6 स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम लोग क्या क्या करते हैं। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप डाइजेशन करा देंगे डीएनए का, तीसरा मतलब किससे डाइजेशन कराएंगे, तो वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कराएंगे ना, सीधी सी बात है। तीसरा अपना क्या आता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोपोरेसिस, यानी कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से। चौथा हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉटिंग करा देंगे ऑफ सेपरेटेड डीएनए, किससे, साउदर्न ब्लॉटिंग करा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पांचवा हम लोग क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, किससे, VNTR से, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिलीज से। और छठा हम लोग क्या करेंगे कि डिटेक्शन करा देंगे किसका, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। आ जाओ उसके आगे आ जाओ। VNTR इज अ माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट, क्या होता है, मिनी सैटेलाइट होता है। साइज ऑफ VNTR KB में होता है, कितना से कितना होता है, पहले तो बेस पूछा है यार, ये बताओ बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 100 से लेकर के 20,000, 20K, 100 से लेकर के 20,000 हो जाता है। द ऑटो रेडियोग्राम विल गिव बैंड ऑफ सेम साइज इन, किस में, मोनोजाइगोटिक अगर होगा ना, सेम जाइगोट से बना हुआ, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होगा ना, उसमें ऑटो रेडियोग्राम क्या करेगा कि बेस ऑफ सेम साइज देगा, ठीक है ना, सेम साइज का बेस होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय द यूज ऑफ, किसके यूज से सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, तो PCR के यूज से बढ़ जाता है। चार्ज ऑफ डीएनए क्या होता है भाई, निगेटिव चार्ज होता है, कौन बोलेगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल था तभी ना हम लोग यूज़ किए। डीएनए इज ए ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन, बिना किसी चेंज और अल्टरेशन के, तो हाँ भाई बिल्कुल ही सही बात है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक दिए थे। आरएनए पॉलीमरेज इज द ओनली कैपेबल फॉर कैटेलाइजिंग इलोंगेशन इन ट्रांसक्रिप्शन, क्या आरएनए पॉलीमरेज करता है, तो हाँ भाई बिल्कुल ही सबकी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल इन कैटेलाइजिंग इलोंगेशन इन ट्रांसक्रिप्शन, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन कौन सा होता है, तो अगर हम लोग अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ tRNA नहीं करेंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ये मत बोल देना कि पहले हम लोग ना ये लगा देंगे, मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन है उसके ऊपर हम लोग स्मॉलर सब यूनिट लगा देंगे, ये फर्स्ट प्रोसेस नहीं। फर्स्ट प्रोसेस होता है अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ tRNA, ये भी याद रखना है, एकदम याद रखना है। उसके बाद आगे आ जाओ। If the repressor is present, then RNA polymerase will bind to promoter but will not transcribe the gene, क्या ये बात सत्य है, तो नहीं, it will not bind, ये बाइंड ही नहीं करेगा, ये बाइंड ही नहीं करेगा। अगर रिप्रेसर प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, प्रोमोटर बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। टेल द 2 लेवल एट विच द जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड इन प्रोकैरियोट, कौन से लेवल पे हो जाता है, तो अपना पहला होता है एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल और दूसरा ट्रांसलेशन लेवल पे क्या हो जाता है कि रेगुलेशन हो जाता है जीन के एक्सप्रेशन का, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेस 5 to 3 एज वेल एज 3 to 5 डायरेक्शन, क्या ये बात सही है, नहीं भाई, सिर्फ कहाँ से 5 to 3 ही डायरेक्शन होता है, 3 to 5 का भी नहीं होगा। टाटा बॉक्स जो हो जाता है वो अपना प्रोमोटर होता है, याद रखना है, प्रोमोटर होता है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन का स्प्लाइसिंग इज डन यूजिंग आरएनपी के द्वारा होता है, तो नहीं, एसएनपी के द्वारा होता है, एसएनआरएनपी बोलते थे, एसएनआरएनपी, ठीक है। वाटसन और क्रिक नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1962 में मिला था, 1962 में मिला था। हो चुका है ये चैप्टर, इसको ज़्यादा BMR बढ़ाना है, कितना हो गया, 1 घंटा 10 मिनट, जैसा कि मैंने बोला उतना टाइम तो लगना ही था। कुछ ये भी पढ़ लो कि क्या है। टोटल जनरेशन ऑफ मिशेल्सन और सेल एक्सपेरिमेंट कितना था, उसको देखेंगे। टोटल टाइम बाय 20 मिनट, क्योंकि वो ई कोलाई पे किए थे ना, इसी के लिए जितना टोटल टाइम लगेगा उसमें हम लोग को ये कर देना है। टोटल लाइट डीएनए कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-2। देखो जो इसमें जो होता है ना, जैसे N14 और N15 अगर पूछा ना तुमसे, हर 20 मिनट पे होगा, मान लो 60 मिनट पे पूछा तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे 1 कर लो, फिर 20 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर और अगला से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अगला से कितना हो जाएगा, 20 से, तो 2 2 4 मतलब 40 मिनट, और 60 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो जब ये 8 होगा ना तो तुम इसमें क्या करोगे, 2 को अलग छाँट लोगे। ये कैसा होगा, N14 N15 दोनों वाला मिक्स होगा, N14 N15, और बाकी जो 6 बचेगा वो हो जाएगा तुम्हारा फ्री फ्रॉम N15 वाला, समझे, यानी कि N14 और N14 6 को बचेगा। यही याद रखना, हमेशा 2 को जो होगा ना वो हमेशा फिक्स है कि वो हेट्रो वाला ही होगा केस, ठीक है। नोट दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन स्टार्ट विद DNA, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ DNA इन मिशेल्सन एंड सेल एक्सपेरिमेंट कितना, टोटल नंबर ऑफ DNA तो 2 की पावर n होता है, ये 2025 का क्वेश्चन है, बताओ। 2 इंटरमीडिएट व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 1 विच मीन्स कांस्टेंट, यानी कि हम लोग जब भी 2 इंटरमीडिएट होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 विच मीन्स कांस्टेंट, यानी 1 से हम लोग स्टार्ट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को कांस्टेंट के बारे में पता चल जाए। तो चलिए ये सब आता पूरा तुम्हारा इसका, और ये चैप्टर को हो चुका है पूरा। और इस चैप्टर को पूरा होने के बाद तुमको बिल्कुल ही क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है, इसको 10 बार रिवीजन करके यहाँ तक जो है तुमको यहाँ तक 20 लेवल तक पहुँचना है। तो 10 बार इस वीडियो को देखो, चाहे जो करो, नहीं मिल रहा है बायोहैक जाके कि डाउनलोड करो कहीं से और उसको करो एकदम भाई, 10 बार करोगे बिल्कुल ये चैप्टर रटा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, ओके बाय। एंड सबसे आसान तो यही होता है कि वीडियो खोले और कान में ईयरफोन लगाए और सुनते रहें। तो इस वीडियो को 10 बार देखिए, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट आज अभी तक के लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट मेरे ही पास है, और कोई यूट्यूब पे इससे ज़्यादा लेटेस्ट का नहीं बनाया है, तो यही सबसे लेटेस्ट है। तो इसको देखते रहिए एंड हंसते रहिए, बिल्कुल खुश रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एंड कोई और कमेंट हो तो करते रहिएगा, कि कोई और डाउट हो तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो पहले चलते हैं, ओके बाय।